हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने अभी हाल ही में एक चैप्टर स्टार्ट किया, साझेदारी। इसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसके अंदर हम लोगों ने साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख और साझेदारी संलेख की विषय वस्तु डिस्कस की है। आज की क्लास में हम आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारा वो है, साझेदारों द्वारा प्राप्त अधिकारों को बताइए। अब एक साझेदार को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं साझेदारी फर्म में, चलिए आइए जान लेते हैं। साझेदारों के अधिकार। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत सभी साझेदारों को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार, जिसको हम ये भी कह सकते हैं व्यवसाय के संचालन का अधिकार। दूसरा, लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। तीसरा, व्यवसाय की पुस्तकों को देखने का एवं उनकी प्रति लेने का अधिकार। नंबर 4, चौथा हमारा इसमें, साझेदारों द्वारा भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। फिफ्थ, पांचवा है, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं साझेदारी का अर्थ क्या होता है समझा चुका हूँ। एक बार मैं आप लोगों को साझेदारी क्या होती है रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, साझेदारी का अर्थ समझाते हमने आपको बताया था, साझेदारी का जन्म परस्पर समझौते द्वारा होता है। जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। यह किसी व्यवसाय के लाभ व हानि को बांटने के लिए किया जाता है, जिसका संचालन सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा किया जाता है। बच्चों देखिए, जो साझेदार होता है उसको व्यापार संचालन या व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार नंबर 1 क्लियर आपको प्राप्त होता है। दूसरा, जो व्यवसाय के अंदर लाभ अर्जित होता है उसमें हिस्सा पाने का अधिकार होता है। व्यवसाय के जो हिसाब किताब की पुस्तकें हैं उनको देखने व उनकी प्रति लेने का अधिकार होता है। यदि कोई साझेदार फर्म की ओर से व्यक्तिगत रूप से कोई भुगतान करता है तो उस भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति अर्थात उस पैसे को संस्था से प्राप्त करने का अधिकार साझेदार को होता है। पांचवा, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि साझेदारी फर्म को ऋण दे देते हैं, तो ऐसे ऋण पर साझेदार को प्रति वर्ष 6% ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा साझेदारों के कौन कौन से अधिकार होते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं साझेदारी फर्म के अंतिम खाते कौन कौन से होते हैं। साझेदारी फर्म के अंतिम खातों में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, आर्थिक चिट्ठा सम्मिलित होते हैं। अब आप लोगों से कभी भी पूछा जाए साझेदारी फर्म के अंतिम खातों में कौन कौन से खाते सम्मिलित होते हैं या साझेदारी फर्म के अंतिम खाते कौन कौन से, तो आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। नंबर 1 है व्यापार खाता, नंबर 2 है लाभ हानि खाता, नंबर 3 है लाभ हानि नियोजन खाता और नंबर 4 है आर्थिक चिट्ठा।
ठीक। व्यापार खाता बनाने का उद्देश्य क्या होता है? सकल लाभ या सकल हानि जानना होता है। लाभ हानि खाता व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना। लाभ हानि खाते के बाद लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य साझेदारों के मध्य शुद्ध लाभ का विभाजन होता है। इसके बाद आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है जो फर्म की आर्थिक स्थिति अर्थात फर्म के संपत्तियां व फर्म के दायित्व का ज्ञान कराता है। और ये जो अंतिम खाते तैयार किए जाते इसी क्रम में तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले व्यापार खाता, उसके बाद लाभ हानि खाता, उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता और इसके बाद आर्थिक चिट्ठा। राइट, क्रम को बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ आप लोगों के जो सिलेबस में है वो लाभ हानि नियोजन खाता और आर्थिक चिट्ठा है। जी हाँ बच्चों, आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना आना चाहिए, आपको आर्थिक चिट्ठा तैयार करना आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बारे में आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। व्यापार खाता और लाभ हानि खाता आप पिछली क्लास में I-2 से +1 के अंदर 11th में कर चुके हैं और इसका आप लोगों ने अंतिम खाते के रूप में एग्ज़ाम भी फेस कर चुके, आप लोग दे चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर 12th में आप लोगों का व्यापार खाता और लाभ हानि खाता नहीं है। केवल आप लोगों को साझेदारी फर्म में जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो लाभ हानि नियोजन खाता और आर्थिक चिट्ठा आप लोगों से बनाने के लिए कहा जाएगा। तो इसी पे आप लोगों को फोकस करना है और इसी को लेके आगे बढ़ना है। राइट, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। लाभ हानि नियोजन खाता जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यह शुद्ध लाभ को साझेदारों के मध्य कैसे बांटना है, कैसे उसका विभाजन करना है, ये चीज़ को दर्शाता है। ठीक, बाकी आगे आइए जान लेते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, को लाभ हानि विनियोजन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। जैसे के दो नाम और हैं। लाभ हानि नियोजन खाते को हम लोग लाभ हानि विनियोजन खाता या लाभ हानि समायोजन खाते के नाम से भी जानते हैं। यह एक नाम मात्र खाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न जब आपसे पूछे जाते तब आपसे कुछ इस तरीके से पूछ ले जाता है कि लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकृति का होता है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये एक नाम मात्र खाता है। क्लियर। इसे लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद बनाया जाता है। जैसा कि हम अंतिम खाते के जो क्रम है उनको डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले व्यापार खाता, उसके बाद लाभ हानि खाता और उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाया जाता है। यह खाता साझेदारों में शुद्ध लाभ के बंटवारे को दर्शाता है कि जो साझेदार है उनमें शुद्ध लाभ को कैसे बांटा गया, ये चीज़ हमारा लाभ हानि नियोजन खाता दर्शाता है। क्लियर। इसका जो प्रारूप है वो कुछ आगे हमने लिखा है, ये हमने इंग्लिश में लिखा है। चूँकि जो न्यूमेरिकल आप लोगों के आपको समझाए गए वो सब इंग्लिश में समझाए गए हैं, तो बहुत आसान है। तो पहले आप लोग इसका हेडिंग बनाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट आता है। डेबिट साइड में जो चीज़ें आएगी वो क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी साझेदार है उनकी पूंजी पर जो ब्याज है वो डेबिट साइड आएगा। यदि किसी साझेदार को साझेदारी फर्म में काम करने के
लिए कोई वेतन दिया जाता है तो वो सैलरी, पार्टनर्स सैलरी आएगा, या कोई कमीशन दिया जाता है तो पार्टनर्स कमीशन, और लाभ का कुछ हिस्सा यदि किसी जर्नल रिजर्व में आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो जर्नल रिजर्व। राइट, ये 4 चीज़ें डेबिट साइड हमने बताई। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, साझेदारों को यदि कोई सैलरी दी जाती है, साझेदारों को यदि कोई कमीशन दिया जाता है, प्रॉफिट का कोई हिस्सा यदि जर्नल रिजर्व में या किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये 4 चीज़ें हमारे डेबिट साइड आती है। क्रेडिट साइड में हम लोग लाभ हानि खाते का जो शुद्ध लाभ है, लाभ हानि खाते से जो शुद्ध लाभ हमें प्राप्त हुआ हम उसको लेकर के आएंगे, नेट प्रॉफिट को। साझेदारों द्वारा जो की गई ड्राइंग्स है, जो किया गया आहरण है, उस पर ब्याज हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड हमारी 2 चीज़ें आई है, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरणों पर ब्याज। ठीक, हम क्रेडिट साइड का बैलेंस, क्रेडिट साइड का जो योग है वो कर लेंगे, फिर डेबिट साइड का योग कर लेंगे। क्रेडिट साइड का योग अधिक आने पर और डेबिट साइड का योग हम लोग उसमें से घटा लेंगे। तो जो आधिक्य आएगा, जो क्रेडिट साइड का आधिक्य आएगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाएगा, जो कि साझेदारों के खाते में हमें लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित करना है। राइट, एक बार फिर से, लाभ हानि विनियोजन खाता जब हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसके क्रेडिट साइड में हम 2 चीज़ें लाते हैं, शुद्ध लाभ और आहरणों पर ब्याज। डेबिट साइड में हम लाते हैं पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, साझेदारों को कमीशन, और यदि हम किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो रिजर्व। ठीक, दोनों साइड का हम लोग योग लगा लेंगे। क्रेडिट साइड का योग सामान्यतः अधिक आता है, तो जो अंतर की राशि है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहलाता है, जिसको हम साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं और इसे पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। तो जब आप लोगों से फॉर्मेट पूछा जाए कि लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप बताइए, तो आप लोग इसको यहाँ से तैयार कर लेंगे। क्लियर? तो आप मोटा मोटा याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हमारी 2 चीज़ें आ गई, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट साइड हमारी 5 चीज़ें आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और यदि किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र करें तो वो रिजर्व का नाम जर्नल रिजर्व, और जो बचा है आधिक्य है, क्रेडिट साइड का जो आधिक्य आता है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। इसको हम लोग साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद आइए जान लेते हैं लाभ हानि खाते तथा लाभ हानि नियोजन खाते में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन बना है आप लोगों का, लाभ हानि खाते तथा लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, बड़ा स्पष्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है कि साझेदारी फर्म में हम लोग अंतिम खाते जब तैयार करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें तैयार करते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता और आर्थिक चिट्ठा। क्या इनका उद्देश्य होता है ये भी आपको बता चुका हूँ। व्यापार खाता हम बनाते हैं सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने के लिए। लाभ हानि खाता हम बनाते हैं शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए। लाभ नियोजन खाता हम बनाते हैं शुद्ध लाभ को साझेदारों के मध्य बांटने के लिए। और आर्थिक चिट्ठा हम तैयार करते हैं व्यापार की स्थिति जानने के लिए, फर्म की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, जिससे हम संपत्तियों और दायित्वों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक,
तो यहाँ हम लोग लाभ हानि तथा लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है, हमने यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं। एक अंतर का आधार, दूसरा है लाभ हानि खाता, तीसरा लाभ हानि नियोजन खाता। पहला जो अंतर का आधार है वो उद्देश्य। लाभ हानि खाता बनाने का उद्देश्य हम पहले बता चुके हैं। इसका उद्देश्य शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करना होता है। लिखा है इसमें, एक लेखांकन वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। जबकि लाभ हानि नियोजन खाता शुद्ध लाभ को साझेदारों के मध्य बांटने के लिए बनाया जाता है। दूसरा लिखा है, दूसरा अंतर है तैयार करना, मतलब यहाँ हम लोग क्रम की बात करेंगे। व्यापार खाता बनाने के पश्चात लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। और लाभ हानि नियोजन का क्या क्रम होता है? लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाता बनाने के बाद तैयार किया जाता है। ठीक। नंबर 3, मद, मतलब जिन चीज़ों का हम लेखा करते हैं। लाभ हानि खाते में आय व व्यय के मदों को दिखाया जाता है। जो व्यापार की आय होती है और जो व्यापार के खर्चे होते हैं उन सबको हम लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। जबकि लाभ हानि नियोजन खाते में हम केवल और केवल नियोजन संबंधी मदे दिखाते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन या कमीशन, आहरणों पर ब्याज आदि। फोर्थ है इसमें मिलान सिद्धांत। लाभ हानि खाता तैयार करने के दौरान हम मिलान सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। जबकि लाभ हानि नियोजन खाते में मिलान सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया जाता है। उपयोग, लाभ हानि खाते का जो उपयोग होता है वो सभी व्यापारिक संस्थानों के लिए होता है, क्योंकि सभी व्यापारिक उपक्रमों द्वारा इसको तैयार किया जाता है। जबकि लाभ हानि नियोजन खाता केवल साझेदारी फर्म के द्वारा ही तैयार किया जाता है। बहुत आसान था दोनों के बीच अंतर करना। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ भी आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है लाभ पर प्रभार तथा लाभ के नियोजन में अंतर कीजिए। बहुत एकदम से अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखिए लिखा है लाभ पर प्रभार तथा लाभ के नियोजन में अंतर। इंग्लिश में लाभ पर प्रभार को हम कहते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट, और लाभ के नियोजन को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ भी आसानी से समझाने के उद्देश्य से हमने 3 कॉलम बनाए हैं। अंतर का आधार, लाभ पर प्रभार, लाभ का नियोजन। पहला अंतर है प्रकृति। इन्हें लाभों में से घटाया जाता है। जो लाभ पर प्रभार होता है उसको लाभों में से घटाया जाता है, और ये काम हम लोग लाभ हानि खाते के अंदर करते हैं। ठीक, तो लाभ हानि खाते की जितनी भी मदें होती है वो लाभ पर प्रभार होती है। क्लियर? दूसरी साइड आइए। यह लाभ का विभिन्न शीर्षकों के रूप में या शीर्षकों में बंटवारा होता है। जैसा हमने आपको बताया, लाभ को जब हम बांटते हैं तो वो साझेदारों के बीच, तो किसकी साइडिंग में बांटते हैं? पूंजी पर ब्याज, साझेदार को कमीशन, साझेदार को वेतन, या किसी रिजर्व के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये लाभ का बंटवारा होता है। ठीक। नेक्स्ट लेखा। नंबर 2 पे जो हमारा अंतर का आधार है वह लेखा। जो लाभ पर प्रभार होते इनका लेखा लाभ हानि खाते में किया जाता है।
और जो लाभ का नियोजन होता है इसका लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में किया जाता है। नंबर 3 पर है परिस्थिति। लाभ पर जो प्रभार होता है वो हर परिस्थिति में, चाहे संस्था को लाभ हो या संस्था को हानि हो, प्रत्येक दशा में लाभ पर प्रभारों का लेखा लाभ हानि खाते में किया जाता है। जबकि लाभ का नियोजन केवल और केवल लाभ की स्थिति में ही किया जाता है। उदाहरण नंबर 4 पे जो दिया गया है अंतर का आधार व उदाहरण। लाभ पर प्रभार के उदाहरण की यदि हम बात करें तो उसमें साझेदारों के ऋण पर ब्याज, भवन पर किराया या लाभ हानि खाते में दी गई जितने भी मदें होती है डेबिट साइड, उनका कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक। दूसरी साइड आइएगा, लाभ का नियोजन। इसके जो मुख्य उदाहरण है वो कौन से हैं? पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को कमीशन, साझेदारों को वेतन या फिर संचय में हस्तांतरण आदि। ठीक। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं अब साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियमों को समझाइए। देखिए बच्चों, साझेदारी संलेख हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। अब क्या होता है साझेदारी संलेख, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच लिखित समझौता होता है। ठीक। अब यदि सभी बातें साझेदारों के मध्य लिखित रूप में स्पष्ट है तो बहुत अच्छी बात है, किसी तरह का विवाद ही नहीं होगा। और यदि साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख नहीं है तो उस स्थिति में कौन से नियम लागू होंगे, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक। आंसर है साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम। जी हाँ बच्चों, यदि साझेदारों के मध्य कोई साझेदारी संलेख नहीं होता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के कुछ नियम हैं जो लागू होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं जानिए। पहला है नंबर 1, साझेदार को वेतन व कमीशन। किसी भी साझेदार को फर्म में कार्य करने के लिए कोई वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, यदि साझेदारी संलेख नहीं है हमारे पास तो जान लीजिए किसी भी साझेदार को कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, लाभ विभाजन अनुपात। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात समान अर्थात बराबर होगा। नंबर 3, पूंजी पर ब्याज। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। नंबर 4, आहरण पर ब्याज। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। नंबर 5, साझेदार के ऋण पर ब्याज। जी हाँ बच्चों, यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस स्थिति में साझेदार को 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये सब नियम हैं यदि साझेदारी संलेख हमारे पास नहीं होता, साझेदारों के पास नहीं होता है। तो जान लीजिए आप लोग कि साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम हमें बताते हैं कि साझेदारों को कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, लाभ अनुपात समान रहेगा, भले ही किसी साझेदार की पूंजी कम है और या किसी दूसरे साझेदार की पूंजी अधिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा
और यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया तो उस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई होगी। बस आज इतना ही आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।